चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने पहले फोर्स से स्टार्ट किया था। इट इज सिंपल पुश और पुल। पुश जो होगा बच्चों वो अवे होगा, पुल जो होगा वो टुवर्ड होगा। फिर वो वेक्टर क्वांटिटी थी, उसका यूनिट भी हमने देखा था। फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने वहां पे डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अगर रेफरेंस फोर्स लेके आगे चले तो पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मास था बच्चों। फिर इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने वहां पे डिस्कशन किया हुआ था। वो भी देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली तब ही हम फिल कर पाएंगे जब दो मास में से किसी एक मास की वैल्यू ज्यादा रहेगी, वरना हम उसको फिल नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स था। वो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मास था। उसमें बच्चों हमने नॉर्मल फोर्स और टेंशन। नॉर्मल फोर्स बच्चों ऑलवेज पुशिंग ही होगा, वो पुलिंग नहीं होगा, वो पुशिंग फोर्स होगा। टेंशन में बच्चों हमने वो भी पढ़ा था कि टेंशन फोर्स में टेंशन इन अ स्प्रिंग पुशिंग और पुलिंग दोनों है, वो कैसे एग्जर्ट किया था। फिर टेंशन इन रॉड, रॉड भी पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। फिर बच्चों टेंशन इन अ स्ट्रिंग, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमने लिखा है पुशिंग फोर्स ही है, वो कभी पुल नहीं कर पाएगा। वो पुश, टेंशन इन अ स्ट्रिंग विल नेवर बी पुशिंग फोर्स, इट इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स। बच्चों ये नेवर लिखा है, नेवर बी अ पुशिंग फोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ पुल ही कर सकती है स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो। फिर वहां पे हमने वो भी बताया था कि टेंशन इन स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन है बच्चों वो ऑलवेज कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड द स्ट्रिंग है। कांटेक्ट पॉइंट से टुवर्ड द स्प्रिंग आपकी टेंशन की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, अब यहां पे हम थर्ड फोर्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो थर्ड हमारा है दैट इज, जो आज हमको पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों थर्ड जो है दैट इज, यस बताइए। नहीं दिखाई दे रहा इसमें, એવું થાય છે। ઓકે ચાલો, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे कहाँ चला गया ये? शेप, इरेज एंड मोर, मोर में बैकग्राउंड में ब्लैक। चलिए ठीक है, सो यहाँ पे हम हेडिंग चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में बच्चों इट इज एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। दैट मीन्स बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्च्यू ऑफ मास था। जब मास होता है तब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो पाता है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल था, मगर बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी होगा। और ये बच्चों 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर देन 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पक्की बात है, 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बच्चों यहां पे जो दूसरा पॉइंट है, जनरली attractive in nature, attractive in nature, that means बच्चों 0.7 to 8 फर्मोमीटर के बाद, या फेम्टोमीटर सॉरी, 0.7 to 0.8 फेम्टोमीटर के बाद वो अट्रैक्टिव रहता है। उसके पहले वो ग्रेविटेशनल सॉरी वो यहाँ पे रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ऑलवेज अट्रैक्टिव था,
मगर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली, नॉट ऑलवेज बच्चों, जनरली ये एट्रैक्टिव इन नेचर है। दैट मीन्स 0.7 या 0.8 फेर्मोमीटर के बाद, फेम्टोमीटर बोलिए आप, तो 0.7 टू 0.8 फेम्टोमीटर के बाद वो एट्रैक्टिव है नेचर में। फिर वो इट एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बच्चों। कैसा है सर? देखिए आपको मालूम है जो न्यूक्लियस है बच्चों, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। जब भी आप किसी एटम की बात करते हो तो एटम में न्यूक्लियस रहता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन वो तो लाइक चार्जेस है, एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। अगर ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं फिर भी वो न्यूक्लियस के इनसाइड क्यों है? उसका रीजन बच्चों ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लाइक चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्स तो एग्जर्ट करेगा ही, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, मगर उसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है। सर इसका कोर्स क्या है वो हमको न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ना है। सर इसकी फॉर्मूला क्या है वो तो हमको पढ़नी ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एट्रैक्टिव है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी एट्रैक्टिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी एट्रैक्टिव है। वो नेचर में एट्रैक्टिव फोर्स है। सिर्फ इतनी बात है बच्चों। और जो हमारा फोर्थ फोर्स था, फोर्थ, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है बेसिकली। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हाँ बच्चों ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। एक पॉइंट ऐड ऑन कर दीजिए, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। दैट मीन्स ज्यादा डिस्टेंस पे ये एग्जर्ट नहीं करने वाला है, राइट। वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम न्यूट्रॉन। इट इज convert proton from neutron। न्यूट्रॉन में से बच्चों प्रोटॉन कन्वर्ट करने के लिए ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये कुछ फैक्ट था, ये तो बच्चों आपको एक रिएक्शन में ही आएगा न्यूक्लियस में, उसके अलावा किसी भी जगह पे ये नहीं पढ़ना है। इसका थोड़ा बहुत अभी हमको वहां पे एनालिसिस करना है, फॉर्मूला तो दोनों में से किसी का भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो आगे हमको अब पढ़ना है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चों दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो जब भी मैं ऐसा बोलूं लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स उसका मीनिंग भी ये होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसको मैं लिखूंगा इनर्शिया लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। सर ये इनर्शिया क्या है, पहले मैं आपको वो ही बताता हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताएगा, देखिए दैट इज इनर्शिया लॉ, एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास बढ़ा उतना इनर्शिया बढ़ा। मगर सर व्हाट इज इनर्शिया? सो वो लिखो आप, इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच, it is a property of a body due to which it opposes change in state of motion of any object।
या ऑफ एनी बॉडी. It is a property of a body due to which it opposes change in state of motion. सर ये क्या है? Change in state of motion. State of motion क्या है? State of motion that means velocity vector में change करना बच्चों. मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, दैट मींस वेलोसिटी के वेक्टर को चेंज करना. यानी कि आप सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी वो वेलोसिटी का वेक्टर में ही चेंज हुआ, ऐसा हम बोलेंगे. सो इनर्शिया इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. वो बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट ओपोजिस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी. किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज करना या उसकी डायरेक्शन का चेंज करने का ओपोज जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो रहा है वो प्रॉपर्टी को हम बच्चों इनर्शिया बोलते हैं. और वो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है. फिर भी देखो, आप एक एग्जांपल से देखो. यहाँ पे बच्चों ये बाइसिकल है, ऐसी ये रोड है और ये बाइसिकल को है. यहाँ पे कोई बंदा वो साइकिल को चला रहा है और वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है. सेम ये बच्चों रोड है. यहां पे कोई ऐसा ट्रक है, ये ट्रक है. ये ट्रक भी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है. और यहां पे हम खड़े हैं बच्चों ऐसे. क्यों? क्योंकि ये साइकिल और ट्रक को हम स्टॉप करना चाहते हैं. वी वांट टू स्टॉप इट. क्या करेंगे? चलिए पहले देखते हैं. पहले हम बात करेंगे बच्चों साइकिल के रिगार्डिंग. साइकिल का मास ज्यादा है या कम है? सर वो तो रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं? चलिए यहाँ पे रिस्पेक्ट में हम ट्रक रहते हैं, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में बच्चों साइकिल का मास कम है. मास कम, उसका इनर्शिया कम. इनर्शिया का मीनिंग क्या है? वो बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, जिस भी बॉडी की हम बात करें उसकी वो प्रॉपर्टी है जो उसके स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज है उसका ओपोज कर रहा है. उस कोर्स को, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं. चलिए पहले साइकिल की बात. तो साइकिल का मास कम है ट्रक के रिस्पेक्ट में. हमने साइकिल पे फोर्स एक्सर्ट किया. क्यों एक्सर्ट किया? क्योंकि हम उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हैं. स्टेट ऑफ मोशन दैट मीन्स हम उसको रोकना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हैं. तो हमने वहां पे फोर्स एक्सर्ट किया. और आप समझ भी सकते हो कि आप अगर फोर्स अच्छा, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो डेफिनेटली उसका फोर्स एक्सर्ट करके उसको रोक पाएगा. तो उसने फोर्स एक्सर्ट किया, वो रुक गया. उसका मास कम था ट्रक के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स उसका इनर्शिया कम था. हमने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया. क्यों? क्योंकि वी वांट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मगर उसका मास कम था, उसका इनर्शिया कम था, तो जो हमने फोर्स एक्सर्ट किया उसका उसने ओपोज भी कम किया. दैट मीन्स हमारा फोर्स वो बाइसिकल पे हावी हो गया और हमने उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया. मगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा रह के ट्रक पे अप्लाई करता है तो ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है. इनर्शिया दैट मीन्स जो ट्रक की वो प्रॉपर्टी जो हमारे फोर्स में ओपोज करे वो प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा है. क्योंकि मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, तो हमने वो ट्रक पे फोर्स एक्सर्ट किया तो उसका मास, उसका इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से हमारा फोर्स का ओपोज भी ज्यादा हुआ. हमारा फोर्स क्या कर रहा था? उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा था. मगर उसका मास बड़ा होने से, उसका इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से हमारा फोर्स का ओपोज भी उसने जोर शोर से किया. और हमारा फोर्स उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसका मास बढ़ा है, उसका इनर्शिया बढ़ा है, तो उसने हमारे फोर्स का ओपोज भी उतना ज्यादा किया. तो हम ट्रक जो है उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर पाएंगे, मगर बाइसिकल का कर पाएंगे. तो सिंपल बच्चों, जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना उतना ही टफ होगा. आप ही देख लो, किसी चेयर खड़ी है उस पर आप फोर्स एक्सर्ट करके उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो. मगर एक बड़ी बस है या कोई एक जायंट स्टीमर है, जायंट बॉट है, उस पर आप अकेले फोर्स एक्सर्ट करके उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका मास बड़ा है. आपका फोर्स, आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया, आप जो वो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हो उसके लिए जो फोर्स एक्सर्ट किया उसका ओपोज भी इतना ज्यादा होगा.
क्योंकि उसका मास बढ़ा है। सो इनर्शिया का मीनिंग ही वही है बच्चों, वो बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर जो हमने हमारी विश है कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करे, उसका वो ओपोज करे बच्चों, वो प्रॉपर्टी को ही हम इनर्शिया बोलते हैं। और अगर हमको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि एवरीबॉडी want to remain in rest or travel with uniform velocity until net external force exert on it. Until net external force exert on it बच्चों. Everybody want to remain in rest or travel with uniform velocity until net external force exert on it. जब तक किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट लॉ. फिर भी फर्स्ट लॉ हमको याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया लॉ. इनर्शिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया. तो अगर फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आपको चाहिए तो एवरीबॉडी वांट टू रिमेन इन रेस्ट और ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट. यहां तक क्लियर सबको? पक्का? श्योर? सूरत मोनार्च? ओके. इनर्शिया का मतलब क्लियर? सूरत दबोली? ऋत्विक सर यहाँ पे या फिर प्रवीण सर है, दोनों में से कोई? ये मेरी जो स्क्रीन है ना, ये मेरी स्क्रीन पे जो बच्चे हैं ना वो मुझे दिख नहीं रहे क्लियरली. दैट मीन्स यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, सब वो फ्रीज हो गए हैं. तो अब यहाँ पे यहाँ का नेटवर्क कुछ ठीक कीजिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन राइज करना है. ओके. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी हम आगे देखते हैं. देखिए कि सर फोर्स क्या कर सकता है. देखिए ये आप देखिए, फोर्स कैन change in या force can increase magnitude of velocity. दूसरी बात, force can decrease magnitude of velocity. Second, then third, force can change direction of velocity, and force can change shape of body if it is at rest. अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो वो बॉडी का शेप भी चेंज कर सकेगा. So force can increase magnitude of velocity, force can decrease magnitude of velocity, force can change direction of velocity, and force can change shape of body if it is at rest. देखो यहां पे मैं ऐसा कोई एम मास का ये ब्लॉक है, चलिए ये कोई एम मास का ब्लॉक या बॉडी है बच्चों, और वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है.
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, डेफिनेटली बच्चों, तो ये फोर्स की वजह से हम उस बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर पाऊंगा। दैट मीन्स ये फर्स्ट केस, यहां पे ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा बच्चों। फिर अगेन ये एम मास का कोई बॉडी है, वो बच्चों वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और हमने फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया है, लेफ्टवर्ड, तो क्या होगा सर? तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। फिर अगेन ये कोई एक एम मास का ब्लॉक है, वो ऐसे वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, हमने बच्चों उस पे जो फोर्स एक्सर्ट किया वो उसकी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली ऐसे यहां पे एक्सर्ट किया, तब ये क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। दैट मीन्स यहां से ये ब्लॉक बच्चों टर्न लेगा, दैट मीन्स वेलोसिटी एंड फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम सिर्फ उसकी स्पीड, स्पीड बोलूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज कर पाएंगे। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा बच्चों? तब उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। मगर अगर फोर्स हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सर्ट करें तो बच्चों उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। इसमें भी देखो, ये अगर मास कम होगा, दैट मीन्स मास कम, दैट मीन्स इनर्शिया कम, इनर्शिया कम दैट मीन्स हमने जो फोर्स एक्सर्ट किया है उसका ओपोज कम होगा, उस केस में ये ब्लॉक शार्प टर्न ले लेगा जिसकी रेडियस कम होगी। ये लाइट वेट बॉडी के लिए है, लाइटर मास या लाइटर बॉडी, वो शार्प टर्न लेंगे जिसका रेडियस कम होगा। मगर इसका मास ज्यादा है, हमने फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली एक्सर्ट किया है, तब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। दैट मीन्स हमने जो फोर्स एक्सर्ट किए है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए उसका ओपोज भी ज्यादा हुआ, तो वो ऐसे टर्न लेगा, और वो जो टर्न लेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसकी कर्वेचर लेस होगा, ये शार्प टर्न लेगा, ये इतना शार्प नहीं रहेगा, ये हैवियर बॉडी के लिए है, फॉर हैवियर बॉडी। इन शॉर्ट मास ही डिसाइड करेगा कि हम जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उस फोर्स वो बॉडी को कितना इफेक्ट कर पा रहा है। अहमदाबाद, आप लीव हो गए थे या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम था, क्या था? ओके, तो कहां से आप ने लीव किया था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं तो वहां से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर वेलोसिटी और फोर्स का दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, दोनों ऑपोजिट होगा तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज। अगर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन ही चेंज होगी। मगर उसमें भी कौन सा बॉडी शार्प टर्न लेगा और किसका टर्न लेस शार्प होगा, वो भी बच्चों उसके मास पे ही डिपेंड करेगा। वन मोर एग्जांपल, चलिए अगर बच्चों यहाँ पे ऐसे कोई हम एक्स वाई प्लेन के रिगार्डिंग बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये ऐसे वाई एक्सिस, और यहाँ पे बच्चों ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल का ग्राफ नहीं है, पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये एक्स और ये वाई। पार्टिकल जब यहाँ पे था, यहाँ पे ये पार्टिकल जब था ऐसे,
तब हमने उस पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट किया बच्चों। उसकी वेलोसिटी आपको मालूम है कि जब भी पाथ कर्वी लीनियर होगा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। यहाँ पे टेंजेंट में ड्रॉ करूँ तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल गई। और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो ऐसे हुआ बच्चों, ये हमारा एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये ऐसे फोर्स एक्सर्ट हुआ है। सो सर ये फोर्स क्या करेगा, ये ना तो वेलोसिटी के पैरेलल है, ना तो एंटी पैरेलल है, ना तो परपेंडिकुलर है सर, क्योंकि एंगल भी 90 से तो ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसके आप दो कंपोनेंट ले लो, सिंपल बात है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा बताता हूँ ये एफ है और यहाँ पे ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा बच्चों एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा बच्चों वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा और एफ कॉस थीटा बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तब आप समझ सकते हो कि जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, वो बच्चों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ v को इंक्रीज करेगा। और एफ साइन थीटा है वो वेलोसिटी को डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। सो जब भी आपके पास ऐसा कोई फोर्स आए जिसमें हमको दो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हो, हम डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकते कि ये फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कैसा है। तब बच्चों वहां पे दो केसेस है, जो उसके पैरेलल फोर्सेस होंगे वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और जो उसके परपेंडिकुलर है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को ही चेंज करेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। क्लियर सबको इतना? फाइन। सो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो बताता है कि एवरी बॉडी वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट और ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंटिल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। जब तक उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक या तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका मोशन वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये आपको देखना होगा। अब बच्चों हम न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं, मगर उससे पहले मोमेंटम को समझते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? तो देखिए यहां पे हम मोमेंटम को देख लेते हैं। तो मोमेंटम में का फॉर्मूला है बच्चों P इज इक्वल टू mv। अगर आप वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ राइट साइड देखो, मास अपने आप में स्केलर है मगर वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। तो P ये मैं लिखूंगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट होगा, मास का होगा किलोग्राम, ये m मास शो कर रहा है किलोग्राम, एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सो केजी इंटू मीटर पर सेकंड। थर्ड, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखनी है तो बच्चों यहाँ पे होगा m1 l1 t-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई बच्चों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर अगर वेलोसिटी को आप मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मोमेंटम मिलेगा, मगर सर इसका रोल क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है इसका? देखो, अगर कोई छोटी सी, आप सैंड का पार्टिकल समझ लो, अगर कोई छोटा सा सैंड का पार्टिकल है, वो 10 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर पर सेकंड से आपके और आ रहा है और आपके साथ वो स्ट्राइक कर रहा है, और वो ही 100 मीटर पर सेकंड से कोई बड़ा स्टोन आपकी ओर आ रहा है और आपको स्ट्राइक कर रहा है, दोनों में से कौन आपको ज्यादा डैमेज करेगा? डेफिनेटली स्टोन हमको ज्यादा डैमेज करेगा। क्यों सर? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, सैंड के छोटे पार्टिकल की या स्टोन की, दोनों की वेलोसिटी सेम है 100 मीटर पर सेकंड, मगर उसका मास डिफरेंट होने की वजह से दोनों का मोमेंटम डिफरेंट है। सो वेलोसिटी से
बेहतर हमको मोमेंटम से आइडिया लगता है, क्योंकि वेलोसिटी सेम हो सकती है मगर उसका मास डिफरेंट होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा और वो हमको हमारे पर ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो फोर्स और मोमेंटम का इंटर रिलेशन है। सो मोमेंटम को हमको इसलिए पहचानना जरूरी है बच्चों कि अगर छोटी सी सैंड है या सैंड का पार्टिकल है, उसका मास कम है और स्टोन उसका मास ज्यादा है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो उसका मोमेंटम डिफरेंट होगा और मोमेंटम के हिसाब से हम पे फोर्स एग्जर्ट होने वाला है। तो ये बच्चों बेसिकली मोमेंटम के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पे अब हम हेडिंग दे रहे, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ बच्चों। ओके, फिर भी मैं आपको मोमेंटम को थोड़ा और क्लियर करा रहा हूं। इजी है मगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखना है तो लिखे, वरना रिक्वायर्ड नहीं है। इफ बॉडी ऑफ मास 1 kg, if body of mass 1 kg has velocity v vector is equal to 3i caret plus 4j caret minus 8k caret. If body of mass 1 kg has velocity 3i caret plus 4j caret minus 8k caret meter per second, then find its momentum. उसका मोमेंटम आप निकालो। सॉल्यूशन इजी है बच्चों। P इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, m इंटू वी। मास कितना आपने बताया 1 kg, सिंपल। वेलोसिटी लिखो ऐसे ही 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट माइनस 8k कैरेट बच्चों। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा 1 इंटू 3i कैरेट प्लस बच्चों 4j कैरेट माइनस 8k कैरेट। इसका यूनिट क्या होगा, मास का होगा बच्चों किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। सिंपल, ये आंसर। मास को अगर आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। सिंपल, इतनी ही बात है। अब न्यूटन सेकंड लॉ यही है बच्चों, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बोलो या मोमेंटम बोलो, दोनों एक ही बात है। जब आगे एंगुलर मोमेंटम आएगा तब हमको वहां पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पे मैं लिख रहा हूं देखिए, that is rate of change of momentum, rate of change of momentum is equal to net force, net external force exert on it, net external force exert on it, and it is in the direction of external force। वेलोसिटी से ज्यादा हमको मोमेंटम इसलिए रिक्वायर्ड है कि किसी भी बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हुआ उस हिसाब से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन इट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। चलिए सर, इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहां पे बच्चों को एक एम मास की ऐसी बॉडी है और t इज इक्वल टू टी टाइम पे उसका मोमेंटम p है, वो ऐसे x डायरेक्शन में चल रही है और वो m मास की बॉडी में डेल्टा t टाइम में,
ये टी टाइम है और यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी टाइम में उसका मोमेंटम चेंज होके डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी हो गया बच्चों। दैट मीन्स कोई एक एम मास की बॉडी थी, वो इसका इनिशियल टी इज इक्वल टू टी टाइम पे मोमेंटम पी था, वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी बॉडी, हमने उस पे उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसका मोमेंटम स्मॉल टाइम नहीं, यहाँ पे डेल्टा टी, दैट मीन्स के टाइम का बड़ा डिफरेंस होगा। डेल्टा टी टाइम में उसके मोमेंटम में डेल्टा पी चेंज आया, तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे एवरेज फोर्स बच्चों, एवरेज फोर्स एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बच्चों। क्योंकि देखिए डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मींस मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम। रेट जब भी आता है तब डिनोमिनेटर में हम टाइम लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये बच्चों एफ एवरेज के आपको यहाँ पे एवरेज फोर्स मिला। सेम हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये कोई एक एम मास की बॉडी है जो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, t इज इक्वल टू t टाइम पे उसकी वेलोसिटी v है बच्चों, और मोमेंटम हम p लिखते हैं। इन वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन t प्लस डी टी, आप ये भी बोल सकते हो ये dt टाइम इनफाइनाइटली स्मॉल है। इन वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होके p प्लस डी पी हो गया है। दैट मीन्स इन वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन उसके मोमेंटम में स्मॉल चेंज हुआ है। तब यहां पे हम इंस्टेंटेनियस फोर्स बोलो या फोर्स बोलो, दोनों एक ही बात है। तब हम इंस्टेंटेनियस फोर्स या फोर्स को इंस्टेंटेनियस फोर्स या फोर्स को लिखेंगे F इज इक्वल टू बच्चों dp बाई dt। तो एक एवरेज फोर्स के लिए है बच्चों, और दूसरा फोर्स बोलूंगा तो वो अपने आप में इंस्टेंटेनियस ही होगा, तो dp बाई dt। सर न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। फर्स्ट लॉ ये बोलता था कि जब भी आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे तब तक बॉडी का मोशन सेम रहेगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होने वाला है। वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, और वो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगा। दूसरा लॉ ये बोलता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। दैट मीन्स मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना है, और जो मोमेंटम में चेंज है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा वो भी डिसाइड करेगा कि आपका एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। यहां से बच्चों अगर इसका F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, आपको मालूम है कि अगर वी नो दैट F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और मैं P की जगह M इंटू वी लिखूंगा। अब यहां पे इस चैप्टर में हमको यह पढ़ना है कि मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो वेरी नहीं करने वाला, मास रिमेन फिक्स्ड। आगे जाके आपको एडवांस में हमको वेरिएबल मास सिस्टम भी पढ़नी है, मगर यहां पे बच्चों मास कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको अगर हम डिफरेंशिएशन से ऐसे यहां पे लिख पाए तो m इंटू बच्चों dv बाई dt। और आपको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों, इसको आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहां से आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया, दैट इज F इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं। लेफ्टवर्ड मास वो तो स्केलर है, मगर एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर है, तो डेफिनेटली बच्चों फोर्स भी हमारा वेक्टर ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, ये A है, ये F है। फोर्स जो होगा बच्चों इट इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन होगा। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, या जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स बच्चों अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा F इज इक्वल टू ma, सो किसी भी बॉडी पे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है,
दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है तो डेफिनेटली फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन के फोर्स हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो, या जेड डायरेक्शन के एक्सीलरेशन के लिए जेड डायरेक्शन का फोर्स होना रिक्वायर्ड है बच्चों। फिर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि किसी भी बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो हम वहां पे बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स भी रिक्वायर्ड है। अगर किसी भी बॉडी पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है सो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स भी वहां पे बच्चों रिक्वायर्ड है। या अगर ये बात याद रखना जब भी हम बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स की तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स F इज इक्वल टू इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स होगा तो वो बॉडी पे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। सही, इंक्लाइन प्लेन क्या है? देखिए ऐसा कोई प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे टिल्टेड है, ऐसे थीटा एंगल पे, इसको इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। तो यहाँ पे दो फोर्सेस आएगा, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। जो भी बच्चे ने वो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है उसको मालूम है ये। तो ये इंक्लाइन प्लेन, फिर भी जो भी नीट वाले बच्चे हैं नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं, मगर मैं आपको पहले भी यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ कि अगर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों में से किसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है तो डेफिनेटली वो एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी इंक्लाइन प्लेन का पैरेलल फोर्स ही होगा। कोई ना कोई फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है वो ही इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्सीलरेशन को क्रिएट कर रहा होगा या रिटार्डेशन कर रहा होगा। क्लियर सबको ये बात बच्चों यहां तक? पक्का 100% अहमदाबाद? ओके फाइन। लोनावाड़ा, लोनावाड़ा सेंटर, ओके। सूरत पालनपुर, वो फर्स्ट, क्या तुम क्या कर रहे हो फर्स्ट बॉय जो यहाँ पे कॉर्नर पे हो? जामनगर आरिया। हेलो। यस बताओ। सर एक और बार वापस से समझाओ ना। कौन सा? कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या? फोर्स पैरेलल टू एक्सेलरेशन। ये पॉइंट ना, ओके। ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन है तो मैं बोलूंगा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्स, ये इसको आप ग्राउंड बोल लो। ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन। ये एम मास का कोई यहाँ पे ब्लॉक है, मैं बोल रहा हूं कि ये एम मास के ब्लॉक पे जब हम उसके पैरेलल आगे चलेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स ये ब्लॉक पे जो इंक्लाइन प्लेन है उसके पैरेलल एक्सेलरेशन है। तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि डेफिनेटली इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कोई फोर्स होगा। दैट मीन्स इंक्लाइन प्लेन का पैरेलल फोर्स, प्लेन के पैरेलल फोर्स ही प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाएगा। दैट मीन्स ये बच्चों एम का, ये एम मास है, यहाँ पे एम जी डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी आपको मालूम ही है जो कॉमन सरफेस है वो कॉमन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर पे नॉर्मल फोर्स लगता है, तो कॉमन सरफेस में परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो मैं ये बोल रहा हूं ये नॉर्मल ये एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में ही फोर्स आए होना चाहिए। दैट मीन्स फोर्स प्लेन के पैरेलल ही हो पाएगा। प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? लोनावाड़ा सेंटर, यस अनम्यूट कीजिए आप वहां पे ही रहना।
यस, क्या समझ में आया बताओ, चलो आप मुझे। कौन बताएगा? आपने क्या समझा इसमें? यस, बताओ आप। यस, आपने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया है तो उसमें एक मास m है ओके, तो मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब वो मूव करेगा ऐसा। ओके, मगर ये एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है वो बताइए। प्लेन के पैरेलल है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो वो एक्सीलरेशन किस वजह से आया, उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, प्लेन के पैरेलल वाला या प्लेन के परपेंडिकुलर वाला? पैरेलल वाला। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स होता तो क्या उसकी वजह से प्लेन के पैरेलल एक्सीलरेशन आता या नहीं आता? समझ रहे हो, मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो वो एक्स में ही एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। वाई डायरेक्शन का फोर्स एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा। वाई डायरेक्शन का फोर्स वाई डायरेक्शन में ही वेलोसिटी चेंज कर पाएगा। दैट मींस वाई में ही एक्सीलरेशन आएगा। उसके हिसाब से अगर z में एक्सीलरेशन हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स z होना चाहिए। x डायरेक्शन का रिस्पॉन्सिबल फोर्स कभी भी z में एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। सेम मैंने यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसकी हेल्प के अकॉर्डिंग हम। इफ बॉडी of mass 2 kg has velocity v vector is equal to 2t square I caret plus 3t j caret plus 4k caret। That means वो 2 kg बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। सर चेंज तो तब होगी जब फोर्स होगा। सही बात है यार, तो मैं वही फाइंड करना आपको यहाँ पे पूछ रहा हूं कि इफ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर I कैरेट प्लस 3t j कैरेट प्लस 4k कैरेट मीटर पर सेकंड, then find first average acceleration from t is equal to 0 to t is equal to 3 second. Second, average acceleration from t is equal to 3 to t is equal to 5 second. Third, instantaneous force या force at any time t, force at any time t. Fourth, फोर्स लिखू या मैं इंस्टेंटेनियस फोर्स लिखू, जो भी हो, इंस्टेंटेनियस फोर्स या फोर्स एट टाइम t is equal to 3 second. Fifth, instantaneous force at time t is equal to 5 second. Simple, finish. If body of mass 2 kg has velocity v vector is equal to 2t square I caret plus 3t j caret plus 4k caret। बच्चों चलिए एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं पहले। t is equal to 0 से t is equal to 3 सेकंड में। सर कौन सा फॉर्मूला? अरे बच्चों हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा p बाय डेल्टा t करना है आपको। मगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हमको ऐसे ही लिखना है, डेल्टा p इज इक्वल टू, सर पहले p नहीं फाइंड करना पड़ेगा। सही बात है, चलिए। सो डेल्टा p में मैं यहाँ पे लिखूंगा
मोमेंटम एट 3 सेकंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकंड अपॉन टाइम का जो डिफरेंस है बच्चों वो तो 0 to 3 दैट मीन्स 3 minus 0। चलिए पहले सर 3 सेकंड पे आपको अगर मोमेंटम चाहिए तो पहले तो आपको मोमेंटम मिल होना चाहिए ना आपके पास। चलिए p वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू mv। मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है बच्चों 2 t स्क्वायर i कैरेट प्लस 3 t j कैरेट प्लस 3 t j कैरेट प्लस 4 k कैरेट। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 4 टी स्क्वायर आई कैरेट प्लस 6 टी जे कैरेट प्लस 4 के कैरेट। सर अब क्या करना है? ठीक है चलिए अब हमको यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंटम एट 3 सेकंड चाहिए तो टी की जगह 3 पुट कीजिए क्योंकि मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास। चलिए यहाँ पे टी की जगह पहले 3 पुट कीजिए तो 4 यस कहाँ पे 3 into 6 yes 8 sorry 8 k caret so 4 into 3 square I caret okay प्लस 6 इंटू टी की जगह क्या लिखना है 3 तो 6 इंटू 3 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो मैं तो अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए यहाँ पे इसको सेपरेटली लिख रहा हूं प्लस 8 के कैरेट टी की जगह सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 पुट किया माइनस बच्चों अब क्या करना है टी की जगह 0 पुट कीजिए क्योंकि ये टी इज इक्वल टू 0 पे मोमेंटम जाए टी 0 तो बच्चों माइनस 0 आई कैरेट प्लस टी की जगह 0 0 जे कैरेट प्लस बच्चों 8 के कैरेट अपॉन क्या आएगा 3 माइनस 0 वो 3 होगा। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर 9 इंटू 4 36 बच्चों 3 स्क्वायर 9 इंटू 4 36 by 3 that means 12 I caret प्लस 6 इंटू 3 j कैरेट 6 इंटू 3 18 by 3 बच्चों अगेन 6 j कैरेट और 8 के कैरेट और 8 के कैरेट कैंसिल हो गए बच्चों सिंपल फिनिश। न्यूटन फोर्स का फॉर्मूला जो यूनिट है मैंने आपको बताया था वो न्यूटन है तो ऐसे लिखना है न्यूटन। आपको एवरेज फोर्स मिल गया 0 to 3 सेकंड के बीच में कि x में 12 न्यूटन और y में 6 न्यूटन सिंपल। फिर सर फिर t इज इक्वल टू 3 to 5 सेकंड के लिए चलिए तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा f वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंटम एट 5 सेकंड में से 3 सेकंड का मोमेंटम मुझे बच्चों सब्ट्रैक्ट करना होगा अपॉन तो 5 माइनस 3 पक्की बात है ये। सर कैसे करोगे देखो तो सही ये मोमेंटम एट एनी टाइम t है तो क्या करना है ये मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो t की जगह 5 पुट कीजिए चलो 4 इंटू 5 स्क्वायर आई कैरेट प्लस 6 इंटू 5 जे कैरेट प्लस 8 के कैरेट माइनस ऑफ 3 सेकंड पे मोमेंटम। तब क्या करना है सर 3 सेकंड के लिए t की जगह 3 पुट कीजिए सो 3 स्क्वायर आई कैरेट प्लस 6 इंटू 3 जे कैरेट प्लस 8 के कैरेट अपॉन बच्चों 5 माइनस 3 तो सिंप्लीफाई कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। सर अब क्या करना है अब मैं इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं थर्ड फोर्स एट एनी टाइम टी सर उसके लिए क्या करना है सिंपल यार एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी लिखना है आपको एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी तो डी बाई डी टी पी पी क्या है पी हमारे पास ये रहा मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है दैट इज 4 टी स्क्वायर आई कैरेट प्लस 6 टी जे कैरेट प्लस बच्चों 8 के कैरेट। चलिए है यहाँ पे 4 ठीक है टी स्क्वायर का बच्चों डिफरेंशिएशन होगा 2t टी स्क्वायर का 2t आई कैरेट प्लस 6 एज इट इज टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 सो 6 जे कैरेट और 8 कांस्टेंट है सो कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में 0। तो बच्चों यहाँ पे हमको फोर्स मिला है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 8 4 इंटू 2 8 टी आई कैरेट प्लस 6 जे कैरेट न्यूटन।
और हमको फिर इंस्टेंटेनियस फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू 3। अब ये जो फॉर्मूला हमको मिला, ये जो आंसर मिला बेसिकली, यहां पे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है आपके पास, देखिए। तो टाइम t यहाँ पे 3 पुट कीजिए, आपको फोर्स मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में रखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, या फिर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालो, फिर t की जगह 5 पुट करो, आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड मिल जाएगा। हमारे मॉड्यूल के 4 to 5 क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिया है। मैंने क्वेश्चन वहां पे जो डेटा है वो डेटा चेंज किया है। यस, ये दो क्वेश्चन में तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। कौन से? पहले दो क्वेश्चन है उसमें तो हमें ओके acceleration- ओके ओके, फोर्स लिख दो यहाँ पे। ये मेरी लिखने में गलती थी। एवरेज फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 3 सेकंड। एवरेज फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 to t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ओके, चलिए ठीक है, चलो करते हैं। कहां से कहां तक? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। तो टाइम तो बच्चों 3203 है, 3 माइनस 0। वेलोसिटी बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास है। t इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कीजिए, t इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए। वेलोसिटी एट 3 सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 0 सेकंड। किसने आंसर राइज किया था? कौन से सेंटेंस से था? क्लियर हुआ? कौन सा? क्लियर हुआ आपको? ओके ओके, क्योंकि ये तो देखिए, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में तो हमने चैप्टर 2-3 में पढ़ लिया था बच्चों। यहाँ पे तो फोर्स हमको निकालना है, इसलिए मैंने मास यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 और 5 ऐसे ही आपको होमवर्क में करना है। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसके पहले देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया था। सेकंड लॉ को हम बोलेंगे बच्चों लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस, ये याद रखना। मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कौन सा इनर्शिया लॉ है, कौन सा लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस है, और लास्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। सो लॉ ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस जो फर्स्ट था दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड अनबैलेंस फोर्सेस का, और थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यहां पे पहले मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं, फिर बाद में हम वहां पे डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए पहले ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये क्या बताएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज एवरी एक्शन हैज opposite and equal reaction. Every action has equal and opposite reaction. इक्वल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट। फिर दूसरी बात, फोर्सेस आर
ऑलवेज इन पैर, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पैर। यहां पे बच्चों देखो, कोई ऐसा मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, ये टेबल का बॉटम, ये टेबल है बेसिकली, ऐसा कुछ ये टेबल है। यहां पे कोई एम मास का ब्लॉक हमने प्लेस किया हुआ है। यहां पे ऐसे कोई ग्राउंड है बच्चों, दैट मीन्स हमारी अर्थ है। यहां पे ऐसे ये अर्थ है, वो अर्थ एम मास के ब्लॉक को अपनी और खींच रही है, दैट मीन्स अट्रैक्ट हो रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। ये अर्थ ये ब्लॉक को अपनी ओर खींच रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि gm1 m2 बाय आर स्क्वायर में जो दो मास है उसमें एक मास तो ब्लॉक का है, दूसरा बच्चों अर्थ का है, तो बड़ा मास है तो फोर्स सिग्निफिकेंट मिलेगा। ये mg फोर्स किसने किस पे एग्जर्ट किया है? अर्थ ने ग्राउंड ब्लॉक पे किया है, अर्थ ने ब्लॉक पे mg फोर्स एग्जर्ट किया। डेफिनेटली ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक अर्थ पे इसी डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही एग्जर्ट करेगा। इसको आप एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, या ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, ये अर्थ है, ये ब्लॉक को अपनी ओर खींच रही है mg। हमको भी मालूम है कि अगर ये यहां पे टेबल है, चलिए ये मेरा हैंड है, इसको आप टेबल समझ लो, ये पेन है, अगर ये बॉटम में यहां से हटा दो तो डेफिनेटली ये पेन गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चों पेन को अर्थ पुल कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। अगर ये अर्थ एम मास के ब्लॉक को mg से अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक भी अर्थ को एक्सेप्ट करेगी। ये mg बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। देखो उसके लिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पैर, ये पैर ही होगी, mg mg पैर होगा। फिर दूसरी बात बच्चों, बोथ फोर्सेस exert on different body, on different body। दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडी पे एक्सर्ट हो गए, दिख भी रहा है। ये mg किस पे एक्सर्ट हो रहा है? ये mg ब्लॉक पे और ये mg अर्थ पे। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हम उसको ही बोल पाएंगे जो डिफरेंट बॉडी पे हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, ऑपोजिट डायरेक्शन का हो। याद रखना, हम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस उसको ही बोल पाएंगे जो सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडी, सेम इन नेचर। फोर्थ पॉइंट, बोथ फोर्सेस मस्ट बी या शुड बी सेम इन नेचर। सर वो नेचर बेचर क्या है? देखो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो एक्शन रिएक्शन ऐसे ही हमको नहीं बोलना है, हम एक्शन रिएक्शन उसको ही बोलेंगे सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा, डिफरेंट बॉडीज पैक्ट कर रहा होगा, सेम नेचर का होगा। अब देखिए ये टेबल है, ये मेरा हैंड को आप टेबल ट्रीट कीजिए, ये पेन को आप ब्लॉक ट्रीट कीजिए। डेफिनेटली अगर यहां से मैं अपना हैंड ऐसे खींच लूं तो ये पेन नीचे गिर जाएगी। दैट मीन्स ये ब्लॉक है, ये टेबल है, अगर ये टेबल को मैं यहां से खींच लूं तो ये ब्लॉक भी गिर जाएगा। दैट मीन्स ये ब्लॉक ये टेबल की टॉप को पुश कर रहा है। दैट पुशिंग फोर्स इज नोन एज बच्चों नॉर्मल फोर्स। जो कॉमन सरफेसिस है वो कॉमन सरफेसिस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होते हैं, कॉमन सरफेसिस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होता है। ये नॉर्मल फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है बच्चों? ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक्सर्ट ऑन ब्लॉक बाय टेबल, ऑन ब्लॉक बाय टेबल। पहले ये ब्लॉक टेबल को ऐसे पुश कर रहा है, क्योंकि अगर मैं ये टेबल को यहां से निकाल दूं तो ये ब्लॉक गिर जाएगा। दैट मींस ये उसको पुश कर रहा है। तो ये पुश
ब्लॉक ने टेबल को पुश किया तो टेबल ने ब्लॉक को पुश किया, दैट इज एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट ऑन ब्लॉक बाय टेबल। ये नॉर्मल कौन एक्सर्ट कर रहा है? ये ब्लॉक किस पे? टेबल पे। एक्सर्ट ऑन टेबल, एक्सर्ट ऑन टेबल बाय ब्लॉक। तो बच्चों यहां पे क्या, ये एक्शन रिएक्शन है। देखते हैं, चलिए देखते हैं एन नॉर्मल हमारा एक्शन रिएक्शन है या नहीं। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन, यस सर, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड, ऑपोजिट सेम मैग्नीट्यूड, यस एन एन। अच्छा, दोनों डिफरेंट बॉडी पे है, यस ये नॉर्मल एक्सर्ट हो रहा है ऑन ब्लॉक और ये है ऑन टेबल, यस डिफरेंट बॉडी पे। क्या दोनों सेम नेचर में है? यस, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्लियर हुआ सबको? यस या नो? ओके, अब मुझे बताना है, चलिए तरसाली वडोदरा, ओके अब मुझे बताना है, चलिए मैं पहले क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं कि ये ब्लॉक वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है या नहीं। दैट मीन्स ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक वाई डायरेक्शन में, वाई में, एक्स में तो नहीं है, मैं बता रहा हूं वाई में, क्या ये अभी रुका हुआ है? ये मैंने बताया है कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो ये वेलोसिटी तो नहीं होगी। दैट मीन्स ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, वाई में भी रेस्ट पे है, एक्स में भी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे है बच्चों, मगर फोर्स तो लग रहा है। जो टेबल है वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो अर्थ है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फिर भी ये ब्लॉक यहाँ पे रुका हुआ है, ब्लॉक रेस्ट पे है टेबल के रिस्पेक्ट में। रेस्ट का मीनिंग क्या होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? रेस्ट में कब होगा? जब भी बॉडी want to remain in rest or with travel with uniform velocity until net external force exert on it. That means यहाँ पे ये रेस्ट पे है, दैट मीन्स यहाँ पे नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग उस पे फोर्सेस हो सकता है मगर नेट निकालोगे तो जीरो होगा। दैट मीन्स इस पे फोर्स नेट, सॉरी नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ये रेस्ट का मीनिंग क्या होगा? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड नॉर्मल है, डाउनवर्ड mg है। देखो जितना अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है, तभी वो y में रेस्ट पे है बच्चों। सो n इज इक्वल टू mg। क्या बच्चों, अब मुझे आपको बताना है क्या ये n और mg एक्शन रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बताना है। एक्शन रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, तो कैसे? अगर ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है तो कैसे? क्यों नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ये नॉर्मल और mg ये एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं है? पहले फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये लिखा कैसे कि y में ये बॉडी रेस्ट पे, नहीं ऊपर जा रही है नहीं नीचे जा रही है, दैट मीन्स उस पर जो भी फोर्स होगा वो नेट जीरो होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ बताता है, नेट फोर्स जीरो होगा, उसका मीनिंग जो अपवर्ड फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग डाउनवर्ड फोर्स होगा। तब बताओ n और mg मैंने लिखा है, ये n इज इक्वल टू mg मैंने लिखा है, तो ये एक्शन रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? जुम 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 जुम, मुझे आंसर चाहिए भाईली में से। चलो वडोदरा भाईली अनम्यूट कीजिए। सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो एक्शन लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन में एक स्टेटमेंट आपने लिखा थी कि दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, सेम, सेम नेचर के होने चाहिए, ओके अपोजिट नेचर के। ओके वेरी गुड। दूसरा कोई रीजन आप बताओगे? एक मिनट सर, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही देखना है। डिफरेंट बॉडीज पे नहीं लग रहा। यस वेरी गुड। ये नॉर्मल बी ब्लॉक पे है, ये mgb ब्लॉक पे है, तो ये तो डिफरेंट बॉडीज नहीं हुए ना,
तो हम इसको n इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि y में स्टेशनरी है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। मगर ये दोनों को हम एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते। दैट मीन्स अगर दोनों फोर्स इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि एक्शन रिएक्शन है। इसका मीनिंग ये है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी है इसलिए अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। वरना ये तो ना तो ये नेचर में सेम है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना तो ये डिफरेंट बॉडीज पे एग्जर्ट हो रहे, एन भी ब्लॉक पे है, एमजी भी ब्लॉक पे है। तो एक्शन रिएक्शन हमको ऐसे चूज करना है। और एक एग्जांपल देखिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड रफ है बच्चों, ये रफ ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई ऐसा एम मास का फिर से कोई ब्लॉक है, कोई यहाँ पे पर्सन है, वो ब्लॉक को ऐसे पुश कर रहा है फोर्स से, उस पे ये एफ फोर्स एग्जिट हो रहा है। तो उसने पुश किया, बॉय ने ब्लॉक को पुश किया, तो डेफिनेटली फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट इन पैर, आर ऑलवेज इन पैर, वो पैर में ही होगा बच्चों। अकेला फोर्स अगर होगा ना तब भी वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, सस्टेन वो ही करेगा जो पैर में होगा, वो सब जगह अप्लाई करेगा। फोर्स सस्टेन वो ही करेगा जो पैर में होगा, चाहे आदमी हो या फोर्स हो, पैर में होना मस्ट है। तो यहां पे ये फोर्स हमने एग्जिट किया, बॉय ने ब्लॉक पे फोर्स एग्जिट किया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लॉक ने बॉय पे ऐसे फोर्स एग्जिट किया। सर क्या इसको हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। ये फोर्स किस पे एग्जिट कर रहा है, सॉरी किस पे एग्जिट हो रहा है? ब्लॉक पे। ये किस पे? बॉय पे। एक ब्लॉक पे एक बॉय पे, डिफरेंट बॉडी, गुड। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। सेम इन नेचर, यस। ये भी पुशिंग फोर्स है, दैट मींस ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैंने उसको फोर्स पुश किया, उसने मुझे किया, तो ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सेम नेचर के, डिफरेंट बॉडी पे, तो ये एक्शन रिएक्शन हो सकता है। सर ये आपने रफ क्यों लिखा, स्मूथ क्यों? स्मूथ है तो वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा ना, वो वहां पे स्लाइड कर जाएगा, इसलिए। सर वो क्यों? वो हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चैप्टर में वही हमको पढ़ना है। एसयूवी सूरत सेकंड बैच गर्ल्स में क्लियर हुआ आपको? सेकंड बैच में गर्ल्स आपको क्लियर हुआ? हाँ ओके। वो पीछे क्या वो सो गया था कि क्या सर? प्रवीण सर वो देखना, वो एसयूवी सूरत में थर्ड बैच पे वो बॉय जो है वो। ओके सर। ओके चलिए, वो क्या, आप अंदर मत जाओ, अभी भी मुझे दिख रहा है, मैंने उसको क्वेश्चन राइज किया तो वो दोनों गर्ल ऐसे वो साइड में हो गए, अभी भी आप मुझे दिख रहे हो, गजब है यार। फिर वो उसको क्या वो धक्का दे रहे हैं कि आप अंदर चले जाओ, आप दिख, हम जो बातें करें वो सर को दिखाई ना दे। कैमरे का उतना एंगल है यार। न्यूटन थर्ड लो बच्चों, सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये सब आप, ये अभी एफबीडी जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलने वाले हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये कैसे है, ये कैसे, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? तो आज आपको ये नहीं देखना है, फिर ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने देखा है, ठीक है ठीक है। चलिए ये होमवर्क में, क्योंकि सिर्फ मोमेंटम का रेशियो ही है, ये भी एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी ही करना है। चलिए टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 से हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। बच्चों मैग्नीट्यूड भी बताना है और नेट फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फर्स्ट अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों कांस्टेंट स्पीड का मीनिंग क्या हुआ, आप बताओ तो। चलो तो कांस्टेंट स्पीड का मीनिंग
हमको तो ये मालूम है कि एक्सेलरेशन 0 है और एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 ही होगा ना. सिंपल. F इज इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन 0, दैट मीन्स फोर्स 0. क्यों सर एक्सेलरेशन क्यों 0? कांस्टेंट स्पीड. फिर दूसरा क्या बताना है हमको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. ओके. अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम floating on water. Floating का मीनिंग upward force is equal to downward force, weight is equal to buoyancy. So again यहाँ पे क्या लिखा है? कॉर्क फ्लोटिंग. फ्लोटिंग का मीनिंग है acceleration 0, that means force 0. Third point, a kite is skillfully held in the sky. skillfully held बच्चों, held stationary. फिर भी यहाँ काइट में क्या लिखा है? स्टेशनरी. फिर से स्टेशनरी का मीनिंग बच्चों नेट फोर्स 0. यहाँ पे फ्लोटिंग का मीनिंग आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, नेट फोर्स 0. स्टेशनरी नेट फोर्स 0. फोर्थ, अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. फिर से बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ रोड. कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन 0, दैट मींस फोर्स 0. फिर लास्ट, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन. ओके, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम और मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. फिर भी फोर्स 0. क्यों सर? देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास मास है सर. क्या सर वो इलेक्ट्रॉन का मास है, उसके सराउंडिंग में दूसरा अगर हैवियर बॉडी होगा जिसका मास अच्छा खासा होगा, वो उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा. मगर यहाँ पे गिवन है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट, दैट मींस जो भी हैवियर बॉडी है उससे फार है, वो दूर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा. सर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, तो चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पाएगा. फिर आगे लिखा है एंड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसलिए बच्चों वहां पे नेट फोर्स 0 है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा उससे भी दूर है और उसके सराउंडिंग में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से फ्री है. तो सबका आंसर 0 ही होगा आपका. 0 0 0. सेकंड, टेक्स्ट एक्सरसाइज 2. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. चलिए, अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg, एम है बच्चों ये 0.05 kg, is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble. चलिए, यहां पे बच्चों कोई पर्सन है ग्राउंड पे, उसके हैंड में पेबल है और वो पेबल को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर रहा है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है. वो पेबल ऐसे अपवर्ड ट्रैवल करेगा. जी तो बच्चों डाउनवर्ड ही है, तो वेलोसिटी अपवर्ड, जी डाउनवर्ड, उसकी वेलोसिटी कम होगी, रिटार्डेड मोशन. यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस आएगा ऐसे. यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वही होगी जो थ्रो करने के टाइम थी. और सारा पाथ अगर आप एनालाइज करो तो ड्यूरिंग द मोशन ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स तो एक ही होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg. यहाँ पे भी डाउनवर्ड ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg. क्योंकि यहाँ पे बताया गया है लास्ट में, देखिए, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस को हमको इग्नोर करना है. सो पेबल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude, दोनों, direction and magnitude दोनों, of the net force on the pebble. First, during its upward motion. Second, during its downward motion. And C, at the highest point where it is momentarily at rest.
देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हमको बच्चों देखना है ए, कहां पे, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में वो पेबल पे बच्चों फोर्स तो डाउनवर्ड ही होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। सो F इज इक्वल टू m। जो मास है बच्चों वो 0.05 kg है, और g जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, कुछ नहीं है हम 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो ये फोर्स होगा 0.05 की जगह 0.5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बच्चों, सिंपल। बी, डाउनवर्ड के टाइम, डाउनवर्ड में भी बच्चों ग्रेविटेशनल एक ही फोर्स है ना, हमको नेट फोर्स बताना है, और नेट फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स है जो ग्राउंड उसको पुल कर रहा है, डाउनवर्ड mg होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पे भी बच्चों ऐसे F इज इक्वल टू mg, और वो भी अगर कैलकुलेट कीजिए वही आएगा ना, 0.5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर सी में क्या है, सी में एट हाईएस्ट पॉइंट, बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, मगर जी तो रहेगा ही। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो सकती है, मगर mg तो होगा ही, जी तो होगा ही, क्योंकि अभी वो रिटार्ड कर रहा है। फिर रुका, और उसी टाइम पे वो एक्सेलरेट क्यों किया, क्योंकि फोर्स तो है ही, फोर्स लगना कहीं बंद नहीं हो गया है, फोर्स तो अभी भी एग्जिट हो रहा है। तो वहां पे भी बच्चों एट मैक्सिमम हाइट पे भी बच्चों फोर्स तो है, और वो mg ही है, और 0.5 न्यूटन ही है, और डाउनवर्ड ही होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, और उसका मैग्नीट्यूड mg, दैट मींस 0.5 न्यूटन। फिर क्या बताया गया है, देखिए आगे, टू योर आंसर change if the pebble was thrown at an angle 45 degree with horizontal direction। That means यहाँ पे ऐसे कोई horizontal direction है, और यहाँ से ये पेबल को हम ऐसे थ्रो करें 45 डिग्री पे, तो क्या हमको कोई आंसर हमारा चेंज होगा, नहीं होगा ना बच्चों। अभी भी देखिए यहाँ पे होगा तब भी फोर्स डाउनवर्ड ही होगा mg, यहाँ पे होगा तब भी mg डाउनवर्ड ही होगा, यहाँ पे होगा तब भी mg डाउनवर्ड ही होगा, ऑलवेज mg बच्चों डाउनवर्ड ही होगा। m तो फिक्स रहने वाला है, और g भी 10 फिक्स है, तो फोर्स F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 0.05 into 10, that means बच्चों simple 0.5 न्यूटन, और डाउनवर्ड ऑलवेज डाउनवर्ड। क्लियर सबको, श्योर, ओके फाइन। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर हमारी 3 सॉल्यूशन। चलिए पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स acting on a stone of mass 0.1 kg first just after it is dropped from the window of stationary train। पहले हम स्टेशनरी ट्रेन से वो स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। सेकंड, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्स फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में लिखना है तो वो 10 हो जाएगा, मगर अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है और उसको ड्रॉप किया जा रहा है। थर्ड, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस जब ट्रेन एक्सेलरेट मोशन कर रही हो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन हो, उस टाइम पे अगर आप ड्रॉप करोगे तो कौन सा फोर्स आएगा। एंड लास्ट, lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train, okay, neglect air resistance throughout। first हमको पहले बताना क्या है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन सी होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऑफ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg।
कहां से ड्रॉप करना है? स्टेशनरी ट्रेन से। चलिए बच्चों, तो ये यहाँ पे ऐसे ट्रेन है और ये ट्रेन से हमने स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही टाइम उसकी वेलोसिटी बच्चों डाउनवर्ड ही होगी। सो F इज इक्वल टू, उस पर एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींचेगी। तो फोर्स का इक्वेशन mg, मास से 0.1, मास से 0.1 kg, g है 10 बच्चों, हमको मालूम ही है, ये 0.1 और ये 10, तो हमारा फोर्स होगा बच्चों 1 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। सिंपल। ये फर्स्ट का आंसर हमको मिल गया, 1 न्यूटन डाउनवर्ड। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में उसी स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, मगर कहां से? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चों। अब यहाँ पे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और वो ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड से वो ट्रैवल कर रही है। और वहां से एक स्टोन को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? जस्ट आफ्टर उसको ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, कौन सा कॉन्सेप्ट? वो हमारा बलून वाला था। तो ये स्टोन ये ट्रेन की वेलोसिटी लेके निकलेगा। वेलोसिटी में दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मींस ये स्टोन का पाथ कैसा होगा ग्राउंड से देखने पे? पैराबोला ऐसे। क्यों सर पैराबोला कैसे? क्योंकि इस स्टोन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तो होगा ही, ये तो mg डाउनवर्ड होगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों F इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स 0.1 इंटू जी की जगह 10, तो वो बच्चों 1 न्यूटन होगा। 1 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। 1 न्यूटन डाउनवर्ड वो होगा इस पे होगा ये। थर्ड देखते हैं। मगर सर पैराबोला कैसे, वो बताओ। देखिए वही आंसर दे रहा हूं। पैराबोला कैसे? क्योंकि x में बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी, y में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, g कांस्टेंट ही है ना। याद कीजिए, हम वो h हाइट के टावर पर से ऐसे हम थ्रो कर रहे थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, तो उसका पाथ ऐसा ही कुछ था। और बलून का कैसा भी याद कीजिए, जब भी कोई बॉडी ऐसी रेफरेंस फ्रेम से सेपरेट होगी जिसके पास वेलोसिटी है, तो वो बॉडी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लेके निकलेगा, हमने बताया था। थर्ड, फिर से वही ट्रेन है, मगर अब वो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उस स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। तब सर उसका पाथ कैसा होगा? मैंने बताया था ये भी बलून वाले केस में, कि अगर बलून एक्सेलरेट करता था और वो कुछ हाइट पे जाके जब उसने वो स्टोन को रिलीज किया, फिर भी वो स्टोन को मिलेगा तो वेलोसिटी ही, दैट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब भी आप स्टोन को यहां से ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करने के टाइम जो भी ट्रेन का एक्सेलरेशन है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। कौन सा टाइम है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वही वेलोसिटी मिलेगी। दैट मींस व्हेनेवर अ बॉडी सेपरेट फ्रॉम एन रेफरेंस फ्रेम, देन डेफिनेटली इट विल टेक वेलोसिटी, वो रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी ही लेगी। वेलोसिटी में दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मींस यहाँ पे भी स्टोन ऐसे ही पैराबोलिक पाथ पे ही ट्रेवल करेगा, और बच्चों mg डाउनवर्ड ही होगा, और उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है 1 न्यूटन डाउनवर्ड। जब स्टेशनरी था तब उसका पाथ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, वरना कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों केस में उसका पाथ ऐसे पैराबोला होगा, क्योंकि डाउनवर्ड कांस्टेंट फोर्स है जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में था, और एक्स में बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी है। लास्ट, फोर्थ, स्टोन है लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन
which is accelerating with 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. That means ये ट्रेन है, अब ड्रॉप नहीं करना है, ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड से एक्सलेरेट हो रहा है और यहाँ पे कोई स्टोन लाई कर रहा है, ऐसा ये स्टोन है जिसका मास हमारे पास है 0.1 kg. So stone lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. Okay, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी. सर अब क्या करना है? अब सिंपल यार, अब तो mg होगा, डेफिनेटली mg होगा, मगर वो नॉर्मल को बैलेंस कर देगा. नॉर्मल भी होगा क्योंकि ये स्टोन जो बॉटम है उसको पुश करेगा तो बॉटम उसको पुश करेगी. कॉन्टैक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा नॉर्मल. सर तो कौन सा फोर्स होगा? F इज इक्वल टू एम है. सर वाई में तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ग्राउंड पर से देखोगे तो वाई में तो वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, मगर एक्स में तो ट्रैवल कर रहा है ना. हाँ डेफिनेटली वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, मगर उस पे एक्स में फोर्स ग्राउंड से देखने पे एक्सर्ट होगा और वो होगा बच्चों F इज इक्वल टू एम है. एम होगा 0.1 और ए जो होगा बच्चों दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 0.1 न्यूटन. सिंपल, 0.1 न्यूटन. क्लियर आपको? श्योर? यहां पे ये लिख डालना आप, ये मुझे मालूम है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर भी बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे कि जब भी कोई बॉडी एक्सलेरेटेड रेफरेंस फ्रेम से भी सेपरेट हो ना, तब भी उसको मिलेगी तो वेलोसिटी ही, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ. तो ये बच्चों 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड और 0.1 न्यूटन हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड नहीं लिखा है ना, यस, यहाँ पे डायरेक्शन होगी ऐसे हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये हमने देख लिया, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व. ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अब आगे हम डिस्कस करेंगे.